मेरा नाम है समीर चौधरी और आज हम लोग अपनी क्लास में हमारा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का डेली आंसर नीति प्रैक्टिस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा बेसिकली डे 2 है इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल्स। और पहले मैं आपको एक बार शेड्यूल दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बार जरूर शेड्यूल दिखाऊंगा। सो गाइज हमारी ये वेबसाइट पे हेलो गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। मेरा नाम है समीर चौधरी और आज हम लोग अपनी क्लास में हमारा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का डेली आंसर नीति प्रैक्टिस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा बेसिकली डे 2 है जिसमें हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज कंज्यूमर थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल्स और दिस इज जर्नल इकोनॉमिक्स पेपर 1। दोस्तों हम आपको अपनी डेली आंसर नीति प्रोग्राम में हर रोज 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और वो 5 क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज है, ऐसा नहीं कि रैंडम है, पूरा एक शेड्यूल है। मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा वो शेड्यूल, पूरा एक शेड्यूल है कि डे 1, डे 2, डे 3 किस तरीके से रहेगा। आप लोग यहाँ पे फेज 1 देख रहे होंगे, तो फेज 1 क्या है वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हर क्लास में मैं एक बार डिस्कस जरूर करूंगा इनिशियल क्लासेस में, ठीक है। तो हम लोग आपको हर रोज 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उन क्वेश्चंस को देखते हो, उनको सॉल्व करते हो। इवन आपके पास पूरा दिन होता है, आप सॉल्व करते हो। अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक नहीं आता तो पहले टॉपिक पढ़ते हो और सॉल्व जरूर करते हो। फिर इवनिंग में हम लोग आपको उसका डिटेल सोल्यूशंस प्रोवाइड कर देते हैं सो दैट फिर आप अपने आंसर्स को हमारे आंसर्स के साथ मैच करके अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हो। फिर जब हम आपको डाउट्स के लिए बुलाते हैं तो आपके पास एटलीस्ट कुछ रेफरेंसेस होते हैं जिनसे आप कनेक्ट करते हो कि सर हमने ऐसे लिखा था और आपने ऐसे लिखा है, तो थोड़ा सा समझाइए। ये एक तरीके होते हैं आपकी आंसर राइटिंग को स्ट्रांग बनाने के, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। कॉपी पेन निकाल लीजिए, बहुत कुछ डिस्कस करने वालों में आज आपके साथ। तो पहले मैं आपको एक बार शेड्यूल दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बार जरूर शेड्यूल दिखाऊंगा। सो गाइज हमारी ये वेबसाइट पे ये शेड्यूल अपलोडेड है। जनरली जो स्टूडेंट्स 2027 एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हैं उनके लिए है, ठीक है। शेड्यूल बदलता रहता है, ऑब्वियस सी बात है। तो 3 फेसेस में हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फेज 1 डेली आंसर क्वेश्चन होंगे, सेक्शनल होंगे 60 डेज तक, ठीक है। फेज 2 में एडवांस एप्लीकेशन टेस्ट है सेक्शनल। फेज 3 में फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जो कि कॉम्प्रहेंसिव होंगे। इट्स अ रियल एग्जाम पैटर्न, ठीक है। ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूं, बस शॉर्ट में आपको दिखाता जा रहा हूं। एक बार मैं आपको शेड्यूल का बता दूं कि आज जो शेड्यूल में है हमारे सामने, हम लोग ऑलरेडी दोस्तों डे 1 कर चुके हैं। वी ऑलरेडी डिड डे 1, ठीक है। ये हमारा डे 1 हो चुका है ठीक है। हमारा जर्नल इकोनॉमिक्स पेपर 1 ये वाला पार्ट हो गया। आज के सेशन में हम लोग डे 2 शुरू करेंगे। डे 2 में जो टॉपिक रहने वाला होगा कंज्यूमर थ्योरी, फिर डे 3 भी कंज्यूमर थ्योरी, बट डे 4 और डे 5 प्रोडक्शन थ्योरी पर होंगे। फिर उसके बाद में ये पूरा शेड्यूल होगा और 15th डे तक आपका जर्नल इकोनॉमिक्स पेपर 1 आप काफी हद तक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। यानी आप देखिए 15 डेज तक हम लोग आपको 5-5 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अराउंड आपके पास में 75 क्वेश्चंस आ जाएंगे। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। चलिए अब मैं आपको स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन। मैं अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि व्हाट ऑल क्वेश्चंस वी हैव। तो दिस इज आवर असाइनमेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जब आप पोर्टल पे देखते हो तो आपको पोर्टल पे ऐसे दिखेगा डे 1, डे 2, डे 3। तो ये आपको डे 2 के हिसाब से दिखेगा, डे 2 हेडिंग। अच्छा एक चीज और, आप में से जो लोग मॉक टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हैं वो मॉक टेस्ट सीरीज मतलब मत लो। अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करते हो हमारे लिए तो आपको दिखेगा कि इस आंसर नीति के अंदर इन टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से वो लेने की जरूरत नहीं है और ये काफी इफेक्टिव है। अब जरा एक बार आप क्वेश्चन देखिएगा। और हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन का जो लेवल है वो बिल्कुल आपके पीवाईक्यूज की तरह है। 5 क्वेश्चन में से आपके 3 to 4 क्वेश्चन पीवाईक्यू ही होंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपके हमारे अपने होंगे, ठीक है। पहले हम आपके पीवाईक्यू स्ट्रॉन्ग करेंगे, पहला टारगेट पीवाईक्यू स्ट्रॉन्ग। उसके बाद में तो बहुत क्वेश्चन हम आपको देंगे। हम फिर जैसे फुल लेंथ टेस्ट है वो सारे यूनिक होंगे। पहले पीवाईक्यू से आप स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1,
जनरली मैं आपको बताता चाहता हूं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 2025 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। अगर आपके पास पेपर है तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन पेपर 2025 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन है दैट पहले वो कहते हैं डिफाइन एमआरएस, उसके बाद वो कहते हैं मतलब एक हो गया, फिर वो कहते हैं कैलकुलेट एमआरएस फॉर अ यूटिलिटी फंक्शन एंड दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन u इज इक्वल्स टू q1 टू द पावर अल्फा q टू द पावर बीटा। देखिए ये क्वेश्चन की जो वेटेज है मतलब मेरे हिसाब से 5 मार्क्स की है, उसमें जो दे रखी है। अब आपको किस तरीके से लेकर, देखो इनिशियली तो कोई प्रेशर नहीं देते हम लोग आपको इनिशियली, क्योंकि अभी तो आप चीजें सीख रहे हो, इट्स सिंपली डे 2। बट ट्राई करना कि जैसे जैसे हम आपको सिखाते जाएंगे ऐसे ऐसे अपना आंसर लिखना जिस फॉर्मेट पे इन्होंने बोला है। अब जैसे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्राई राइट योर आंसर मैक्सिमम इन 1 पेज, एक पेज से ऊपर ना हो। इन केस अगर एक पेज से ऊपर हो रहा है तो मैक्सिमम फिर 1.25 पेज हो, यानी सवा पेज तक हो, आधे से भी कम। ये मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा हूं। 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको एक पेज मैक्सिमम फिल करना है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 1.5 पेज फिल करना है मैक्सिमम, 8 मार्क्स के पेज में 2 पेज मिनिमम फिल करना है। ठीक है, 10 मार्क्स के पेपर में आपको 3 पेज मैक्सिमम फिल करना है। तो ये स्ट्रैटेजी होती है कि कितने पेजेस फिल करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि आपको डिफाइन करना है। पहले डिफाइन में आप एमआरएस की डेफिनेशन बताओगे, कहानी नहीं लिखनी है, मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स में बताना है। जैसे व्हाट इज एमआरएस, तो एमआरएस जो होता है ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन दी टू गुड्स। वेन एवर यू गेन एनी गुड यू नीड टू सेक्रीफाइस अनदर गुड। ठीक है, वेयर द यूटिलिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ओके विद इट, योर यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। आप अपने गुड्स को ट्रेड ऑफ कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। समझ में आई मेरी बात? कोई भी आंसर आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले आपको उसका इंट्रो करना पड़ेगा, दूसरा फिर आपको उसकी बॉडी लिखनी पड़ेगी, तीसरा आपको उसका कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप बहुत अच्छा क्लाइमैक्स पे एंड करो। हर मूवी का क्लाइमैक्स बहुत अच्छा नहीं होता ना, ये बात मैं हर अपनी नॉर्मल वीडियो में बोलता ही हूं, जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सिखाता हूं आपको। हर मूवी का क्लाइमैक्स बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी मूवी एंड करनी पड़ती है और एंडिंग दिखानी पड़ती है, वो भी आपको करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं आप क्लाइमैक्स बहुत अच्छा करो, बट ट्राई कि अब आप अपना आंसर इस फ्रेमवर्क पे रखो सो दैट एग्जामिनर आपके डिस्कशंस को आइडेंटिफाई कर पाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको एक बार आंसर जरूर दिखाऊंगा यहाँ पर कि मैंने किस तरीके से आंसर आपके लिए लिखा है। सो दिस इज दी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अच्छा फ्रेमवर्क समझ लीजिए। आपका यूपीएससी शीट इस तरीके से होती है, अगर आपने कभी नहीं देखी है, अगर देखी होगी ऑब्वियस सी बात है। आपको जनरली यहाँ पे एक फॉर्मेट पे लिखना होता है, मतलब इस पोर्शन में आप नहीं लिखते हो कभी भी, इस पोर्शन में आप कभी भी नहीं लिखते हो, आपको इसी फॉर्मेट पे रहना होता है इतने लेवल पे। ओके विद इट? नाउ फर्स्ट यू नीड टू बेसिकली डिफाइन, दे यूज द टर्म डिफाइन एमआरएस। अगर वो नहीं भी लिखते तब भी आप डिफाइन करते हैं इंट्रो। सो दिस इज बेसिकली द इंट्रो पोर्शन। तो what is the MRS? Actually, MRS is the fundamental concept in consumer theory which measures the trade-off. Trade-off वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ पॉसिबल आप इसको अंडरलाइन करना है एग्जाम में। इकोनॉमिक सर्विसेज के मतलब आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आंसर में 2-3 वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हो, अगर एग्जामिनर को चाहते हो वो उस पर फोकस करे। ट्रेड ऑफ अ कंज्यूमर इज विलिंग टू मेक बिटवीन टू गुड्स। कौन कौन से गुड? मतलब Q1 एंड Q2। ठीक है, while remaining on the same IC, whenever is they say IC remain same, इसका मतलब your utility remain same। मतलब आप अभी इस पॉइंट पर हो, फिर इस पॉइंट पर हो, फिर इस पॉइंट पर हो, you are basically live any point of that line, that IC, your utility remains same। बट यहाँ पे हर पॉइंट पे ट्रेड ऑफ डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे MRS 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यू आर गेटिंग दिस डिफरेंट MRS। ठीक है, डिफरेंट ट्रेड ऑफ। तो सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ उन्होंने आपको एक प्रेफरेंस दिया है Q1 की पावर A, Q2 की पावर B, अल्फा बीटा भी कह सकते हो। मैंने अल्फा A और B कह दिया, अल्फा बीटा में था।
देखिए टू द पॉइंट तो यही है कि आपने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से पहले अगर एक अंडरस्टैंडिंग करते हो, जैसे इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज नो डाउट द वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस। गाइस रिमेंबर दैट अभी जो हमने आपको डेली आंसर राइटिंग में 60 डेज तक यानी 15 दिन एक पेपर के लिए हम लोग कर रहे हैं, वहां पे ये टारगेट अपना नहीं रखना कि आप डे वन से बहुत अच्छा आंसर लिखोगे ना, बहुत अच्छा आंसर आप नहीं लिख पाओगे। अभी आप आंसर बहुत अच्छे लिख पाओगे डे लास्ट पे या फुल लेंथ टेस्ट में, ठीक है। तो अभी ये माइंड में रखना कि बस आपको प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस का मतलब ही होता है ना, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, तभी तो आप इंप्रूव कर पाओगे। समझ में आई मेरी बात? तो ये वेल बिहेव प्रेफरेंस होता है स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस, ठीक है। अब उन्होंने बोला है एमआरएस, अब एमआरएस का जो फॉर्मूला होता है वो एमयू Q1 अपॉन में एमयू Q2, और यहाँ पे एक माइनस साइन होता है, बट हम लोग क्या करते हैं एमआरएस को मॉड में रखते हैं। मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, हम यहाँ पे माइनस साइन होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है, बट क्योंकि हम लोग एमआरएस को मॉड में रखते हैं तो ये माइनस साइन इग्नोर हो जाता है, और ये माइनस साइन जो होता है सिर्फ शो करता है डायरेक्शन, इट शोज ओनली डायरेक्शन, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन शो करता है। ओके गाइस, समझ में आती मेरी बात आपको? दैट शोज ओनली डायरेक्शन। सो आपने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम, और आप बता रहे हो, मान लीजिए आपने वाला पॉइंट लिया, सो दैट इज द एमआरएस, और इस पे एमआरएस की वैल्यू ये दे रखी है ए Q2 बाय बी Q1। अब Q1 और Q2 की वैल्यू यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, हर प्लेस पे डिफरेंट है। तो जैसे जैसे Q1 Q2 की वैल्यू चेंज होती जाएगी आपका एमआरएस भी चेंज होता जाएगा, बट टू कीप योर आईसी रिमेन्स कांस्टेंट और द यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये आपका पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, इट्स अ बॉडी पार्ट। नाउ अब यहाँ पे आप फाइनल कर रहे हो कंक्लूजन, ये जो पार्ट है ना, दिस इज बेसिकली द कंक्लूजन। 5 मार्कर क्वेश्चन में इतना चीजें आइडेंटिफाई नहीं होती कि कंक्लूजन अलग ही दिखे, आप उसको कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। 5 मार्क्स, जब मार्क्स ऊपर होंगे तो अलग हो जाएगा मामला। जनरली आप बताओगे कि यस कंक्लूजन में जो एमआरएस है वो डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे एमआरएस का फॉर्मूला ये था Q1, एज Q1 इंक्रीजेज योर एमआरएस डिक्रीज, ये बताता है कि एमआरएस जो है वो डिमिनिश है। क्या है एमआरएस? डिमिनिश, और डिमिनिशेस होना ही इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी यूटिलिटी फंक्शन अगर डिमिनिशिंग है, ठीक है, डिमिनिशिंग एमआरएस है, तो ये इंप्लाई करेगा कि जो आईसी है दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एंड इट इज अ वेल बिहेव्ड कंज्यूमर प्रेफरेंस। जो मैंने आपके लिए यहां पे लिखा था वो आपको कंक्लूजन में भी लिखना है, यहां भी लिखो और कंक्लूजन के अंदर भी लिखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आउट ऑफ 5 मार्क्स, अगर आप ऐसा लिखते हो तो आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको 4 मार्क्स मिलने कंपलसरी है। 3.5 भी हो सकता है, 3.5 टू 4.5 तक रेंज आ सकती है, 5 आउट ऑफ 5 कभी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 एक बार मेरे साथ में रीड कर लेंगे। लेवल ऑफ क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन एन ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन बी डिराइव्ड इनटू कमोडिटी फ्रेमवर्क एंड शो दैट द ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 विद रिस्पेक्ट टू ऑल प्राइजेस एंड इनकम। देखिए अगेन पहली बात, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का नहीं है, ये क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल इधर 6 मार्क्स और 8 मार्क्स, ये भी आपका 2025 का ही क्वेश्चन है, बट ये आपका सेक्शन बी का है। आपको तो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है आपका पेपर, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए कंपलसरी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 होता है और सारे उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, 7 पार्ट्स होते हैं, सारे सॉल्व करने पड़ते हैं आपको। सेक्शन बी में जनरली 7 क्वेश्चन होते हैं, अटेम्प्ट एनी 5। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होते हैं, अटेम्प्ट एनी 3। ये पैटर्न होता है, पता होगा आपको, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है, 2 का ए पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट 2025 में, और 6 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। कहता है हाउ कैन एन ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन बी डिराइव इन अ टू कमोडिटी फ्रेमवर्क।
whenever they use ordinary, तो ordinary का मतलब होता है मार्शेलियन. Remember that ordinary means मार्शेलियन. समझ में आई मेरी बात? ऑर्डिनरी मीन्स मार्शेलियन. मार्शेलियन का मतलब होता है जो अल्फ्रेड मार्शल ने थ्योरी दी थी, वेयर द इनकम रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा, यहां पे इन्होंने कोई आपको स्टैंडर्ड यूटिलिटी फंक्शन नहीं दिया है, जैसे ऊपर वाले में दिया था. तो आप यहाँ पे नॉर्मली कुछ भी रख सकते हो. तो कुछ भी में मैं स्टैंडर्ड रख लूंगा, u ऑफ x कॉमा वाई, दैट्स इट. इसको रख के मैं सॉल्व करूंगा. मैं क्या करूंगा, ये रखा और एक मेरे पास में मतलब इसका मैं ऑप्टिमम वैल्यूज निकालूंगा, दैट इज एक्स स्टार एंड वाई स्टार. क्योंकि ये मार्शेलियन है तो ये प्राइजेस और इनकम का फंक्शन होगा, वो जो कि उन्होंने बोला है. अब कंसर्न ये है कि होमोजीनियस, अब ये वाला एक पार्ट हो गया. अब कंसर्न ये है कि वो कहते हैं होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, अगर आप अपने प्राइजेस या इनकम को सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज करते हो, ठीक है, इफ यू इंक्रीज योर प्राइजेस एंड इनकम बाय सेम प्रपोर्शन, देन जनरली योर ऑप्टिमल वैल्यू रिमेन्स सेम. ये चीज प्रूफ करनी है आपको, ठीक है. दे यूज द टर्म शो दैट. तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए इसको कैसे लिखा है. तो आपको भी उसी तरीके से लिखना होगा, ठीक है. पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना आंसर अपने आप लिखिए. मतलब आप चाहो तो वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है. मैं पानी ले लेता हूं. हाँ जी, आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर अपने आप लिखें, फिर मेरा आंसर देखिएगा, ठीक है. चलिए मैं अपना वाला आंसर आपको दिखा देता हूं, दैट इज दिस. तो क्योंकि ये क्वेश्चन एज यू नो थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का, तो इसको अलग तरीके से डिराइव करना है. तो फर्स्ट आपको यहाँ पे इंट्रो करना है, जैसा कि पहले से पता है. पहले वाले क्वेश्चन में 2 से 3 लाइन में था, यहाँ पे ज्यादा लाइन्स आ गई. मार्शेलियन की एक खास बात क्या होती है कि यहाँ पे जब प्राइस इफेक्ट होता है तो इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों इफेक्ट्स आप एक्सप्लेन करते हो. ये मार्शेलियन की खास बात है. सेकेंड थिंग, जब आप यहाँ पे जनरली ऑप्टिमाइजेशन करते हो उस बाय यूजिंग द लेग्रांज मल्टीप्लायर, ऑप्टिमाइज करते हो, जब आप यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात करते हो, तो आपको जो डिमांड निकल के आती है वो प्राइजेस और इनकम का फंक्शन होती है. दैट इज एज अ फंक्शन ऑफ प्राइजेस एंड इनकम. मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को. अगर यहाँ पे मार्शेलियन की जगह लिखा होता हिक्सियन, अगर यहां पर मार्शेलियन की जगह लिखा होता हिक्सियन, तो आप क्या करते? मतलब इस आंसर में क्या चेंजेस आते? प्राइजेस के साथ में इनकम आता कभी भी नहीं. यहां पर आता था, यहां पे आता यूटिलिटी, कांस्टेंट यूटिलिटी या IUF. ओके विद इट, एक चेंज और आता, सब कुछ सेम होता. लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं होता, कॉस्ट मिनिमाइज या एक्सपेंडिचर मिनिमाइज प्रॉब्लम होता ही है. और रिफ्लेक्ट बोथ नहीं होता, ओनली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता. देखो ये प्रैक्टिस, ये तो मेरी तरीके है. अगर एग्जाम में ऑर्डिनरी की जगह कॉम्पनसेटेड आ गया तो बस 3 चेंजेस आएंगे और स्टेटमेंट रिमेन सेम. ठीक है, स्टेटमेंट रिमेन सेम. मार्शेलियन की जगह हिक्सन आ जाएगा, इनकम की जगह IUF या इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आ जाएगा. ठीक है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की जगह एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम आ जाएगा, और बोथ की जगह ओनली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ जाएगा, इनकम इफेक्ट नहीं आएगा. क्लियर है मेरी बात? दैट द मेन मेथड टू प्रैक्टिस. ठीक है, अच्छा ये पार्ट हो गया. अब उसके बाद में आप डेरिवेशन करोगे ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन की. देखिए क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो मैंने यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन ले लिया ये, और हमेशा ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है. क्लियर? एंड आफ्टर दैट दिस इज आवर बजट कंस्ट्रेंट, this is our subjective function, and I am using the Lagrangian function. that Lagrange में हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस सब्जेक्टिव फंक्शन रखते हैं ऑलवेज. ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सब्जेक्टिव फंक्शन. तो यहाँ पे मैंने यूटिलिटी रखा, यहाँ पे मैंने बजट कंस्ट्रेंट रखा, इसे मैंने x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. मैं आपको ये बात और क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि सिखाना चाहता हूँ मैं आपको, क्योंकि इतनी चीजें फाउंडेशन में नहीं सीख पाते हो आप, मुझे बहुत अच्छे से पता है. क्योंकि फाउंडेशन में एक बर्डन होता है. यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है जिसको तुम सीख रहे हो. ये जो प्रेफरेंस है यूटिलिटी फंक्शन है, दैट मस्ट बी कॉन्वेक्स, दैट मस्ट बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल. ये
ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मैथमेटिकली रूल होता है, तभी आप लोग यहाँ पे लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर ऐसा तो करा, फिर आपको लैम्डा की वैल्यू आई, इक्वेशन नंबर 1 आया, फिर आपने इसको x2 में डिफरेंशिएट करा, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड इक्वेशन नंबर 2 आया, फिर आपने दोनों को कंपेयर किया एंड यू विल गेट दिस टर्म। ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 है और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वन, गुड वन है। ऑब्वियसली बात है, वट एवर द प्राइस यू आर पेइंग फॉर गुड वन, दिस इज ऑल्सो द मार्जिनल कॉस्ट फॉर यू दैट ऑन द पर्टिकुलर गुड। ऐसे ही आपने इसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया एंड इट बिकम्स योर एमआरएस। ये हो गया एमआरएस इक्वल्स टू P1 बाय P2। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? एमआरएस इज इक्वल्स टू P1 बाय P2। एक चीज जो एग्जामिनर ने नहीं पूछी बट मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, मैं फिर बोलूंगा, आई एम जनरली राइट दिस ओनली फॉर योर नॉलेज, दैट्स इट। ठीक है, दैट इज इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ, दैट इज इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ। मैं जैसे डायग्राम आगे बनाऊंगा, लेकिन मैं डायग्राम को यहां भी एक बार दिखाना चाहूंगा। जैसे ये आपका बजट कांस्टेंट और ये आपका इंडिफरेंस कर्व, ओके विद इट, दिस इज योर बजट कांस्टेंट और ये आपका इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब आप एक चीज नोट करोगे, जैसे ये पॉइंट है, ये हो गया आपका एमआरएस इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो, जैसे ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर एक और आ गया, फिर एक और आ गया, तो जितने भी ये पॉइंट्स होंगे, ये सभी के सब पॉइंट जो होंगे उनका इक्वेशन ही होगा एमआरएस इक्वल्स टू P1 बाय P2। ठीक है, क्योंकि बजट लाइन तो कांस्टेंट लेवल पे शिफ्ट हो रही, तो प्राइसेस रिमेन सेम, स्लोप रिमेन सेम। हाँ, एमआरएस में जो x1 x2 है वो बंडल चेंज होगा, तो दैट्स व्हाई डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, और जब आप इन वैल्यूज को ज्वाइन कर लोगे, दैट लाइन इज नोन एज द एक्सपेंशन पाथ। एक बार पहले किसी ईयर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एक बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब ये अच्छा तरीका है कि आपको कि मतलब चीजें समझ में आ रही होंगी कि हमें कैसे कैसे सॉल्व करना है। ओके विद इट, समझ में आ गई बात है? फिर आपने इसको लैम्डा में डिफरेंशिएट करा एंड सो ऑन, प्रोसेस सॉल्व किया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट पुट द वैल्यू, एक पूरा प्रोसेस होता है, सॉल्व कर करा के यू विल गेट योर फाइनल आंसर। आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज x स्टार P1 P2 और M एंड Y स्टार P1 P2 और M। ठीक है, x स्टार P1 P2 M, Y स्टार P1 P2 M। क्लियर है मेरी बात आपको? अच्छे से बढ़िया तरीके से। एक बात होती है, दूसरी चीज गाइस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे आपने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया तो आपका ये हाफ पोर्शन क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, मतलब इंट्रो एंड बॉडी, ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस थे। अब होमोजेनिटी वाली बात आएगी। होमोजेनिटी का मतलब हो जाता है, होमोजेनिस जब आप बताते हो कि आपके पास कोई इक्वेशन है, आप उस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो सकते हैं, जैसे अब इस क्वेश्चन में प्राइजेस और इनकम है, ये चेंज हो सकते हैं आफ्टर सम टाइम, ओवर टाइम चेंज हो सकते हैं। तो अब आप उनको सेम प्रपोर्शन से चेंज करो। जैसे मैंने क्या करा, टी 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 सब जगह रख दिया, और मैंने नोटिस करके टी रखने के बाद दैट इज रिमेन्स द ओरिजिनल फंक्शन, क्योंकि वो जो टी की वैल्यू थी वो कुछ ऐसी रही होगी, मान लीजिए वो कुछ ऐसी रही होगी जैसे टी आ गया होगा बट विथ पावर 0, मतलब टी है पर उसकी पावर कितनी है दोस्तों, 0। तो किसी भी चीज की पावर जब 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। सो इसका मतलब द फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि 0 थे इसलिए हमने वहां से हटा दिया। ठीक है, ये बात है हमारी ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन पे। दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द बजट कंस्टेंट, योर बजट कंस्टेंट ऑल्सो रिमेन सेम। सो इफ नथिंग इज चेंज आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग any same proportion to all variables, it means your entire function, your ordinary demand function is homogeneous of degree 0। ओके विद इट, समझ में आ गई मेरी बात आपको? यहाँ पे आपका वाला पार्ट भी पूरा हो गया ये। ओके, अब इसमें आपको फाइनली देखो, ये इतना जो पोर्शन है आप अपने सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, दैट इज देयरफॉर ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 इन ऑल प्राइसेस एंड इनकम, ये पार्ट हो गया। अब आखिर में अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करोगे। ठीक है, कंक्लूजन मैं फिर बोलूंगा, इस चीज में मत फंस जाना कि मुझे कंक्लूजन बहुत अच्छा करना है।
नहीं, आपकी क्वेश्चन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्जामिनर कंक्लूजन में सिर्फ वही चीज ढूंढता है जो आपने ऊपर से नीचे तक सॉल्व करी है। समझ में आई मेरी बात आपको? तो आप लिख सकते हो दैट इट इम्प्लाइज दैट देयर इज अ एब्सेंस ऑफ मनी इल्यूजन as proportion changes in prices and income do not affect the real consumption decision। मतलब if someone says you के मार्केट में महंगाई भी हो रही है, तो आप उस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप एक सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, और ऐसा है कि उस सोसाइटी में एक दुकान भी है, और उस सोसाइटी का जो गार्ड है वो उस दुकान से ही अपनी सारी चीजें खरीदता है, मतलब अपनी जो पूरी जिंदगी का जीवन यापन है, मान लो फूड से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, अदर रेफरेंसेस नहीं, फूड से रिलेटेड, ठीक है। जैसे आप उनको फूड से रिलेटेड ही पैसे देते हो उस गार्ड को सोसाइटी के, और वो अपनी सारी कंजम्पशन उस सोसाइटी के अंदर जो शॉप है वहां से करता है, वहीं से सामान लेता है सारा। सोचो आपने उनकी सैलरी 20% बढ़ा दी, उसको लगेगा मेरी इनकम बढ़ गई, लेकिन जब वो दुकान पे खरीदने गया तो उसने नोटिस करा कि जब सैलरी नहीं बढ़ी थी तब भी मेरे पास कुछ नहीं बचता था, अब सैलरी बढ़ गई है तब भी मेरे पास कुछ नहीं बचा है, गिवन दैट मैंने सेम कंजम्पशन करी है। यानी मान लो वो फूड कंज्यूम कर रहा है, लंच और डिनर वहां से कर रहा है, कोई ढाबा ही है, कोई रेस्टोरेंट ही है, कोई जैसे सोसाइटी के अंदर कोई भी खाने पीने की चीज है, तो मार्केट में प्राइस बढ़ गया है। मतलब जितने प्रपोर्शन से उसकी इनकम बढ़ी है, अगर उतने ही प्रपोर्शन से उसकी प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, तो दैट मीन व्हाट, आफ्टर चेंज इन प्राइसेस और इनकम योर ओरिजिनल कंजम्पशन रिमेन सेम, दैट इज नोन एज कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का मनी इल्यूजन नहीं होता, एब्सेंस ऑफ मनी इल्यूजन। क्लियर है मेरी बात आपको? तो एक ये पार्ट आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद में वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग अपनी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दैट कंस्ट्रक्ट द कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन फ्रॉम वन यूटिलिटी फंक्शन दैट दिस इज। मतलब अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2024 का उठाया मैंने, और जानबूझकर उठाया है दिखाने के लिए कि दिस इज द सिमिलर क्वेश्चन जो 2024 में आया, 2025 में आया। तो कितना प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन पेपर है आपका, है ना? प्रिडिक्ट कर पा रहे हो आप लोग कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे। दैट्स वाई बोला जाता है कि पी वाई क्यू स्ट्रॉन्ग करो। इसलिए मैं अपनी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, जिसमें मॉक टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, पी वाई को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। इससे आपके पी वाई क्यूज ऑटोमेटिक हो जाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। नाउ यू कैन से दैट कि सर मान लीजिए ये है यूटिलिटी इज इक्वल्स टू Q1 टू द पावर A, Q2 टू द पावर B एंड एक्सप्लेन द शेप ऑफ डिमांड कर्व। हाँ, प्रेफरेंस ये, बट टॉपिक बदल दिया। एक्सप्लेन द शेप ऑफ डिमांड कर्व, ये बताना है। व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन इन दिस अप्रोच। अब देखिए, दे यूज द टर्म हेयर कॉम्पनसेटेड। ओके, ऊपर आ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में दे यूज द सिमिलर प्रेफरेंस बट आस्क अ डिफरेंट थिंग। मतलब वो कहते हैं इसका एमआरएस निकालो। सो ये प्रेफरेंस और ये प्रेफरेंस बिल्कुल सेम है, बट पूछने का पैटर्न बदल गया। तो इसका मतलब तो ये है ना कि अगर आपको कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन का मतलब हो पता हो, मार्शलियन का मतलब पता हो, एमआरएस का मतलब पता हो, तो ये तो कुछ भी आप सॉल्व कर लोगे ना। मान लो बदल सकता है। मैं कह दूं कि ये ऐसा ना हो कि ये ऐसा दे रखा है मिनिमम ऑफ 2x प्लस का y और x प्लस का 2y। दिस इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट। मतलब मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सिखाऊंगा, मतलब ये एंड लेवल है, इससे ऊपर नहीं जाएगा कुछ भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो पहले क्या करना है मुझे कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन के लिए पहले तो मैं इंट्रो कर दूंगा, इसको थोड़ा सा इंट्रो कर दिया मैंने। फिर कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेग्रांज यूज करूंगा, बजट कंस्ट्रेंट में कॉस्ट मिनिमाइज करूंगा। ध्यान रखना कॉस्ट मिनिमाइज होगी, एंड उसके बाद में मेरा आउटकम आ जाएगा, और उसके बाद जो डिमांड कर्व निकल के आएगा मैं उसका शेप बता दूंगा। डिमांड कर्व नो डाउट डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। फिर मेरे को इसके अंदर बताना है कि ऑप्टिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या होगा। जो मेरी डिमांड फंक्शंस होंगे उसको मैं प्लॉट कर दूंगा, जो मेरे डिमांड फंक्शंस होंगे उसको मैं प्लॉट कर दूंगा अपने एक्सपेंडिचर फंक्शन में। एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या है दोस्तों? P1x1 प्लस का P2x2, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से Q1 Q2 है वो।
ओके विद इट, समझ में आई मेरी बात आपको? चलिए सॉल्व करते हैं इसको अपन लोग। पैटर्न समझ लीजिएगा। क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है आपको। इंट्रो करना है, बॉडी एंड देन फिर फाइनल कंक्लूजन। तो फर्स्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 लाइंस में हिक्सन वाला पार्ट एक्सप्लेन करोगे, मतलब ये जो इतना पोर्शन है ये इंट्रो है दोस्तों। इंट्रो जरूर करना है आपको शुरुआत क्वेश्चन की। एक डायलॉग सुना होगा आपने कि पूरी रात पढ़ते हम फिर भी नंबर आते कम, बताओ हम क्या करें। अब ये करो मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि आपके मतलब यू ऑलरेडी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स गाइस, एंड बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं जो हाईली रेपुटेड यूनिवर्सिटी से होते हैं, मतलब कुछ इग्नू से भी होंगे। और हाँ, ये बात मत सोचना कि इग्नू वाले कुछ नहीं है। 2024 का जो टॉपर है, ठीक है, रैंक 1, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और इग्नू से मास्टर्स हैं। और आईएएस में 287 रैंक आई है सीएससी में, और आईईएस में रैंक 1 आई है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इग्नू वालों को हल्के में मत लेना। अगर कोई इग्नू का है तो वो खुद को हल्के में ना ले प्लीज, ठीक है? तो एक ये पैटर्न आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है? पहले तो कॉम्पनसेटेड, याद है मैंने भी इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे मार्शल ना हो के कॉम्पनसेटेड होता तो क्या लिखते? हिक्सन लिखते। अब वही कर रहे हो आप। दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड व्हेन द कंज्यूमर्स यूटिलिटी लेवल रिमेन्स कांस्टेंट। अब इनकम कांस्टेंट नहीं है, अब कंज्यूमर यूटिलिटी लेवल कांस्टेंट है, ठीक है? एक बात हो गई। ऑल्सो इट आइसोलेट्स द प्योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज, ठीक है? इट इज बेसिकली इट आइसोलेट्स द प्योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हमेशा ध्यान रखना, कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कंसिडर करते हैं हम लोग प्राइस चेंज होने पर, ठीक है? इनका इफेक्ट होता है बट वो डिफरेंस होता है एंटायर इफेक्ट का, राइट? अब आप यहाँ पे बॉडी एक्सप्लेन कर रहे हो, सो दिस इज योर यूटिलिटी फंक्शन जो कांस्टेंट होगी, और ये आपका एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे इनकम नहीं होती, एक्सपेंडिचर होता है। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी, कि जैसे आपके पास 2 इक्वेशन है, एंड ऑफ द डे यूटिलिटी फंक्शन है, ये आपका सबसे पहली बात कॉन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है? ये आपका कॉन्वेक्स होना चाहिए। एक मिनट, ये आपका कॉन्वेक्स होना चाहिए, और दूसरा ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल रहना चाहिए। क्लियर? इट मस्ट बी कॉन्वेक्स and twice differentiable. It must be convex and twice differentiable so that you can use the Lagrange multiplier guys. आप Lagrange multiplier तभी यूज कर सकते हो, ठीक है? ओके, आपने यूज किया Lagrange multiplier। पहले आपने इसको Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये इक्वेशन आई, लैम्डा की इक्वेशन आ गई, ठीक है? फिर आपने इसको Q2 की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है? फिर आपने दोनों इक्वेशन को सेम रखा, एंड व्हाट यू गेट आफ्टर पुटिंग द सिमिलर, ये आपका प्राइस रेशियो हो गया और ये आपका एमआरएस हो गया। सो अगेन द इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ रिमेन सेम। मतलब अगर आप यहाँ पे डायग्राम, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया है और ये है, ठीक है, इफ यू ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, और ये वाला पार्ट है, तो यू व्हाट यू से क्या सर, यहाँ पे एमआरएस इक्वल्स टू प्राइस रेशियो है, ऐसी एक ये हो गया। एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो, ऐसी एक ही हो गया एम आर एस। तो इट डजेंट मैटर इधर यू मैक्सिमाइज योर यूटिलिटी और टू मिनिमाइज द कॉस्ट, योर इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ रिमेन सेम इन बोथ केसेस, राइट? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैं जो समझाना चाहता हूँ, मुझे ऐसा फील आ रहा है, ठीक है, मुझे थोड़ा से इंस्टिंक्ट्स हो रहे हैं कि ये एक्सपेंशन पाथ की इक्वेशन या क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। फिर आपने इसको सॉल्व किया, बहरहाल ये पैटर्न हो गया। सिमिलर आपने इक्वेशन 3 निकाली यहाँ से, फिर आपने इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में करा, अब ये इक्वेशन आई, फिर आपने दोनों को कंबाइन करा एंड यू विल गेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ये आपकी, देखो जब आपकी वैल्यू ये आ गई, फिर आपने सबको कंबाइन करा एंड आपको Q1 इज इक्वल टू निकल के आया, Q1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 इंटू A बाई P की पावर B अपन में A प्लस B इंटू U टू द पावर 1 अपन में A प्लस B, ठीक है? ये कैलकुलेशन है। बहुत टाइम लगा मुझे इस कैलकुलेशन को करने में, बहुत टाइम, मतलब बहुत टाइम क्यों, ऑब्वियसली बात है, एक ही बारे में भी कर सकता था, मैंने एक बारे में भी किया, बट कुछ एरर्स होने लगे, तो फिर ये बार बार शीट बदलता रहा मैं। तो एक्यूरेसी आइए, एक्यूरेसी का ध्यान रखना, ठीक है?
फिर मैंने ऐसी Q2 निकाला, उसी प्रोसेस Q2 कैसे करेंगे, जैसे Q1 आ गया, इस Q1 को आप यहां प्लॉट कर दो, देन यू विल गेट Q2। पैटर्न क्लियर है? तो इट्स सिंपली द प्रोसेस। ये आ गया एंड Q2 की वैल्यू आ गई P1 बाय P2 इंटू B बाय A टू द पावर A अपॉन में B इंटू U टू द पावर 1 अपॉन में A प्लस B। तो एक ये फाइनल आ गया कंसेप्ट। अब उनका ये मानना ये कि डिमांड कर्व कैसा होगा, एक बात बताओ जनरली, एक चीज बताओ, जैसे आपने बोला सर ये हमारा डिमांड फंक्शन ये Q1 है। अब Q1 इज इक्वल्स टू, आप सब कुछ भूल जाओ, एवरीथिंग, बस आप देखो कि P1 का फंक्शन कैसा है, क्योंकि डिमांड बताने के लिए Q1 और P1 ये पता होनी चाहिए बस हमें, है ना। डिमांड बताने के लिए Q1 एंड P1 ये मालूम होने चाहिए। तो आपने क्या बोला सर, ठीक है, P1 और Q1 का रिलेशनशिप ऐसा है कि सर ये P1 है, ठीक है सर ये P1 है, P1 का Q1 के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। Q1 का P1 के साथ में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लियर है मेरी बात आपको? बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से, तो इसको इसी तरीके से आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। तो मुझे बताइए कैसा दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि इट इज इनवर्सली रिलेटेड, इसका मतलब इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बट कॉम्पनसेटेड और अनकम्पनसेटेड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। पहले आप, क्योंकि उनका मेन क्वेश्चन ही था कैसा होगा, तो वो आप बोलोगे कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। लेकिन एक दो चीजें आप बताओगे, जैसे यूटिलिटी कांस्टेंट है, तो अगर अगर बजट लाइन चेंज होती तो वो उसी आईसी पे चेंज होगी। इनकम फैक्ट एलिमिनेटेड होगा, ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहता कि इनकम फैक्ट होगा ही नहीं, हम लोग यहाँ पे कंसीडर सिर्फ प्राइस इफेक्ट को करेंगे। जैसे एग्जांपल हमारा, जैसे ये यूटिलिटी फंक्शन है, ये एक बजट लाइन और ये दूसरी बजट लाइन, तो ये जो चेंजेस आएंगे बजट लाइन की वजह से, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये कहना चाहता हूं मैं आपको, हम प्योरली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही बोल रहे हैं यहाँ पे। इनकम फैक्ट तो हम मतलब इसको एक्सटेंशन के तौर पे बोल देते हैं, ठीक है। ओनली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑपरेट, ये की पार्ट हो गया। अब आप इसका बेसिक लेवल पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो कि ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ये बना दिया हमने। और यस, ये अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो हमेशा कंपल्सरी डिमांड आपकी रिड्यूस होगी। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आती है, तो आपने एक पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे के पार्ट में आप क्या करोगे, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 37 मिनट, एक कैमरे में मैं मिनट देख रहा हूँ, 37 मिनट, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आपको ऑप्टिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन, पहले आपको बताना पड़ेगा कि ऑप्टिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन होता है क्या है। देखो सिंपली, जो आपका ये वैल्यू थी, आपने इसको मिनिमाइज किया और मिनिमाइज करके आपने Q1 Q2 निकाला, इसको यहाँ पे प्लॉट कर दो एंड व्हाट यू गेट, यू विल बेसिकली व्हाट यू वांट, कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो एक्सपेंडिचर हो वो यूटिलिटी का फंक्शन हो, ठीक है। तो यू आर बेसिकली कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट एंड ओनली टॉक अबाउट द यूटिलिटी, द कांस्टेंट यूटिलिटी। तो इसका मतलब ये होगा, to keep utility constant your expenditure function is this, if any change is there so it will affect only the k, and what is the k? K is the everything other than u, यूटिलिटी के अलावा, क्योंकि एवरीथिंग इज कांस्टेंट, तो वो वैल्यूज आ जाएंगी वहां पे। यूटिलिटी को आप अलग हटा दो, कोई भी चेंज उनमें आता है और उसकी वजह से अगर इसमें के में इनकी बढ़ता कम होता है, तो उससे एक्सपेंडिचर जो है आपका कम ज्यादा होगा, ठीक है। अब लास्ट में आप इसको फाइनल कंक्लूड कर दीजिए कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन को, ठीक है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, दो तीन बातें, कि एक तो हम लोग एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करते हैं, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग, आपका यहाँ पे प्योरली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। तीसरी चीज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एंड चौथी चीज, आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर फंक्शन हमेशा मिनिमम कॉस्ट बताता है वेर यू अचीविंग द गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। मतलब इफ आई से दैट कि मुझे अपनी फैमिली में जैसे जैसे मैं कह देता हूँ मुझे 3 टाइम खाना चाहिए, सुबह दोपहर शाम, या मेरी वाइफ कहती है कि मैं 3 टाइम खाना चाहिए, सुबह दोपहर शाम, एक घर चाहिए रहने के लिए, कपड़े चाहिए, मतलब उन्होंने अपनी यूटिलिटी बता दी है। अब यूटिलिटी वाले सेंस में क्वालिटी वाला वर्ड हटा दो, भाई खाना तो चाहिए, टॉप लेवल का, नॉर्मल लेवल का भी होता है ना, समझ रहे मेरी बात। सो टू कीप यूटिलिटी कांस्टेंट आई एम गिविंग द मनी, मैं ऑब्वियसली बात है अपने घर में खर्चा दे रहा हूं, खर्चे जो उनके खर्चे के लिए दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी यूटिलिटी बता दी कि हमारी इतनी यूटिलिटी वो फुलफिल कर दो,
समझ में आ गई? दैट द प्रोसेस नोन एज द कॉम्पनसेटेड पैटर्न। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था गाइज। मुझे लगता है आप एक चीज शायद नोट कर रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से नोट कर रहा हूं, दैट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड एज मच एज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सो दैट आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहते हैं इफ द डिमांड फंक्शन इज दिस, दैट इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, p इज इक्वल टू 4 माइनस का 0.5 q टू द पावर 2 एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ q, ये q है, ये विल द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बी यूनिटी, यानी ये आपका 1 होना चाहिए। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए मतलब ये भी आपका पीवाईक्यू रिलेटेड ही है, 2024 का ये शायद, यहाँ 2024 का क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का है। तो कहते देखो ये ना प्योरली न्यूमेरिकल है, प्योर, कुछ क्वेश्चन होंगे प्योर न्यूमेरिकल, तो उसमें आपके मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन है, प्योरली न्यूमेरिकल है, प्योरली आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपका मेन टारगेट हो कि आपकी कैलकुलेशन सही हो। डोंट एक्सपेक्ट कि उटपटांग कैलकुलेशन कर दो और थ्योरी के बेस पे आपको नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। थ्योरी इज, इट इज लाइक इन दिस क्वेश्चन इज लाइक अ सलाद इन योर डिनर, ठीक है। सैलिड अगर है तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं हो तो पेट तब भी भर जाना है। तो और ये मेन कोर्स है ये, ठीक है। तो सॉल्व करना है इसको, मैं आपको दिखा देता हूं कि पैटर्न क्या था हमारा सॉल्व करने का। मेन पैटर्न कैलकुलेशन ये है, बट इफ यू वांट, क्योंकि 5 नंबर का है तो आपको इंट्रो तो करना पड़ेगा। इंट्रो करते हुए आप कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर है, तो जस्ट एक्सप्लेन ओनली दैट थिंग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले बताना है। इट इज व्हाट, इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइजेस, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइजेस, ठीक है, दैट इज टू अ चेंज इन प्राइस। अब यूनिटरी इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो दैट एग्जैक्टली सेम, मैंने बोला ना दैट ईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर होंगी, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसे ही होगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, राइट। तो ये पैटर्न है। अब आप एक्सप्लेन, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यू हैव द प्रेफरेंस, यू हैव द डिमांड फंक्शन, सॉरी 4 माइनस का 0.5 क्यू टू द पावर 2, फिर आपने इसको सॉल्व किया एंड प्रोसेस रहा आपका, ये सॉल्व हुआ। कैलकुलेशन है ये, जैसे फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना फॉर्मूले में माइनस साइन होता है, माइनस साइन लिखना जरूरी होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन यहां है तो वो या तो यहां पर है या फिर वो यहां पर, दोनों में से किसी एक जगह, दोनों जगह नहीं लगाना। बिकॉज जैसे कुछ बुक्स है, एक बुक है स्नैडर एंड निकोलसन, वो इसको हमेशा नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। हमने यहां लगा दिया तो वो इधर ही लगेगा। आपने इसको, आपने पहले ये सॉल्व किया, क्योंकि आपको पी की फॉर्म में दे रखा है, तो आप इसको डीपी बाय डी क्यू करोगे, ये वैल्यू ऐसे है तो आपने इसको उल्टा कर दिया, डी क्यू बाय डीपी विद द माइनस साइन, तो माइनस साइन आ गया, तो ये माइनस साइन और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपने वैल्यू रखी, सॉल्व कर करा के इलास्टिसिटी आ गया 4 माइनस का 0.5 क्यू अपॉन में क्यू। फिर वो कहते हैं कि इलास्टिसिटी आपकी 1 है, आपने वो प्लॉट करी एंड यू विल गेट क्यू इज इक्वल टू 8/3। मुझे इस पे भी डाउट था थोड़ा सा, मैंने और ध्यान से सॉल्व किया तो 8/3 आ रहा है ये, मुझे लगा शायद कैलकुलेशन में एरर है, बट 8/3। अब गाइस देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का को एक पेज में आपको लिखना है, तो कंक्लूजन के लिए इफ यू वांट यू कैन राइट द कंक्लूजन, मतलब एक लाइन में आप कंक्लूजन लिख सकते हो कि बिकॉज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन इज इक्वल टू 1, सो द क्वांटिटी इज इक्वल टू 8/3, मतलब दिस इज द कंक्लूजन वाला पोर्शन एज वेल, ठीक है। मतलब लिखना चाहो लिख सकते हो आप, मैंने इसलिए इसमें आगे कंटिन्यू नहीं करा है क्योंकि मैं चाहता हूं एटलीस्ट आप थोड़ा सा कंक्लूड करो चीजों को। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कहते हैं इन अ टू कम्युनिटी फ्रेमवर्क व्हाट विल बी द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व व्हेन, टू थिंग्स है यहाँ पे, व्हेन वन कम्युनिटी इज बैड एंड वन कम्युनिटी इज न्यूट्रल एंड एक्सप्लेन योर आंसर। आपको पता है जब जनरली उनका मानना होता है जब कम्युनिटी बैड होती है और न्यूट्रल होती है तो फर्क क्या होता है। मान लीजिए ये वाई है और ये एक्स है,
हमने बोला कि ये बैड है एक्स को, ठीक है, और यहां पे बोला कि हमने ये बैड है। अब बैड कमोडिटी में मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि एग्जांपल जैसे इंडिफरेंस कर्व है और ये कॉन्वेक्स है, मतलब कर्वेचर है, कॉन्वेक्स भी मत बोलो आप, नॉन लीनियर है, आप इसको नॉन लीनियर बोलो, नॉन लीनियर इज द बेटर वर्ड। एक्स बैड है आपका, ठीक है, तो बैड और गुड, और ये गुड है, कमोडिटी गुड एंड बैड, तो आईसी बनेगा अपवर्ड, लेकिन अपवर्ड आईसी इसका बनेगा इस तरीके से। क्यों इस तरीके से? क्योंकि एक्स बैड है, तो एक्स बैड मतलब कि जैसे जैसे आप एक्स की क्वांटिटी बढ़ाओगे आपकी यूटिलिटी रिड्यूस, मतलब चेंज उसका कम रहेगा, आपका वाई की तरफ ज्यादा टूवर्ड्स है, एक्स की तरफ कम। सिमिलरली यहां पे जैसे अपवर्ड है ये ऐसी बनेगी, ठीक है, तो ये बैड कमोडिटीज वाला केस होता है। वहीं जब आप न्यूट्रल की बात करते हो, मान लीजिए ये वाई है और ये एक्स, ये एक्स ये वाई, ये मेरे फाउंडेशन में बहुत डिटेल डिस्कस किया है मैंने आपके साथ, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस फाउंडेशन के अंदर। मतलब मैं बता देता हूं मैंने फाउंडेशंस को किस तरीके से आपको कराता हूं। जैसे हम लोग पेपर 1 में कंज्यूमर थ्योरी कवर कर रहे हैं, कंज्यूमर थ्योरी का सिलेबस हमें रिकमेंडेड है, तो मैंने कोई रैंडम बुक से नहीं पढ़ाता हूँ। कुछ टीचर्स होते हैं जो स्टैंडर्ड बुक लेके आ जाते हैं, उसी को कहते हैं लिखो, फिर आप थ्योरी लिखते हो, ऐसा पैटर्न नहीं है। मैंने जनरली उनके पीवाईक्यूज एनालाइज कर रखे हैं, मतलब मैं जो 2 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं पहले आपको उनके पीवाईक्यूज दिखाता हूँ फ्रॉम द कंज्यूमर थ्योरी। कंज्यूमर थ्योरी में टॉपिक होता है इलास्टिसिटी, यू नो, एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, तो इसका मतलब सिलेबस का पार्ट है। तो फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इलास्टिसिटी से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस इसमें अब तक पूछे हुए हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस विच इज रिलेटेड टू द इलास्टिसिटी। तो पहले वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं कि ये है, फिर हम लोग अपने एक्सप्लेनेशन करते हैं, टॉपिक को समझते हैं, और हमें कोशिश करते हैं कि पहले तो हम अपना पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग कर लें कि कितना पूछते हैं वो लोग, फिर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। तो ये मेरे पैटर्न होते हैं। तो ऑब्वियसली बात ये भी मैंने डिस्कस किया है। अब आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली, अच्छा यहाँ पे न्यूट्रल, मान लो पहले ये न्यूट्रल है, अब एक्स का न्यूट्रल होने का मतलब होता है कि एक्स को तुम कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वट एवर द एक्स को तुम कुछ भी दे दो, योर आईसी रिमेन सेम, योर यूटिलिटी रिमेन सेम। मान लीजिएगा वाई न्यूट्रल है तो ये वर्टिकल होगा। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख लीजिए मेरे साथ में किस तरीके से मैंने सॉल्व करी है ये एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है 5 नंबर का क्वेश्चन है, सो आपको एक फ्रेमवर्क में एक चीज और करनी पड़ेगी, दैट इज द इंट्रोडक्शन। तो आप पहले इंट्रोडक्शन में, क्योंकि उनका मेन जो क्वेश्चन है वो इंडिफरेंस कर्व पर है, तो फर्स्ट यू एक्सप्लेन द आईसी that yield the same level of satisfaction to a consumer and its shapes depends upon the nature of the commodities involved, whether they are goods, bads or neutral। ठीक है, कमोडिटी बैड है तो बैड का मतलब हमेशा ध्यान रखना, बैड कमोडिटी ऑलवेज गिव्स यू द डिस यूटिलिटी। आपको पता है जो एक टीचर है, मैं नाम तो नहीं लेता किसी का, बट उन्होंने भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया एंड ही never use the term disutility because he is not from the advanced level microeconomics field। मैं एंट्रेंस भी पढ़ाता था, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ईयर भी पढ़ाता हूँ अभी भी, ठीक है, तो मुझे एडवांस भी पता है, and मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, फिर मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करी है, तो आई नो द मैथमेटिकल पोर्शन वेरी वेल। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ तो सुधीर सर पढ़ा रहे हैं, बट मुझे पता है मैथमेटिकली क्या होती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स को एडवांस लेवल पे कैसे कर सकते हैं। डिस यूटिलिटी का मतलब होता है कि आवर यूटिलिटी इज ऑलवेज गिव यू नेगेटिव आउटकम, इफ यू इंक्रीज द गुड देन यू विल गेट द नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आप लोगे उसे हम कहते हैं डिस यूटिलिटी, जैसे पोल्यूशन है, तो आप इसको डिस यूटिलिटी वर्ड लिखना प्लीज, मेरा सजेशन आपको रहेगा। And in this situation, consumer prefers less of the bad. Marginal utility of bad good is also the negative। ठीक है, ये मैंने डायग्राम आपके लिए बना दिया, जब ये बैड हो तो ऐसा, जब ये बैड हो तो ऐसा। अपर स्लोप इंडिकेट करता है कि बैड है ना, दैट अ हायर क्वांटिटी ऑफ गुड टू कीप यूटिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, एमआरएस जनरली पॉजिटिव होता है, बट
वो नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे पॉजिटिव होगा। न्यूट्रल इस सेज के हमारा यूटिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट गुड, ठीक है। अब वो हो सकता है कि गुड एक्स न्यूट्रल या वाई न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। समझ में आ गई मेरी बात आपको अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे कहेंगे क्वेश्चन ये है। सो दीज आर दी 5 क्वेश्चन जो हमारा डे 2 था, ये कंप्लीट होता है डे 2 फाइनली। अब नेक्स्ट जो हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करें, मतलब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी डे 3। अब डे 3 डिस्कस करेंगे, दैट इज कंज्यूमर थ्योरी न्यूमेरिकल्स। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन थ्योरी के न्यूमेरिकल्स। फिर मेरे वाले होने के बाद में फिर सुधीर सर स्टार्ट करेंगे अपने वाले पोर्शन। वो 1 2 3 4 5 6 सुधीर सर 6 क्लासेस कवर करेंगे और 9 क्लासेस मेरी यहाँ पर आएंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर इतना रखते हैं। और गाइज जो हमारे कोर्स है, इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रखे हैं, वेबसाइट का लिंक दे रखा है, तो आप वहां से डिटेल लेकर अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।